हेलो, गुड इवनिंग। हमने अभी को जो है ज्योग्राफी थर्ड चैप्टर जल संसाधन को कंप्लीट किया है। और अब हम जो है सिविक्स के नागरिक शास्त्र वाले पोर्शन के पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। अब इस सत्ता की साझेदारी को हम समझेंगे, जानेंगे और दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण को समझते हुए इसको आपको समझाने का मतलब प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि शक्ति का संतुलन बनाए रखना। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी उस शक्ति के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी समूह के हों, सभी को समान रूप से उस शक्ति में हिस्सेदारी प्रदान करना, यही सत्ता में हिस्सेदारी है। इसको समझने के लिए जो आपके चैप्टर में दो देशों का उदाहरण दिया गया है। पहला देश का जो उदाहरण दिया गया है वो एक यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश बेल्जियम का उदाहरण लिया गया है। बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था है और जो वहाँ भाषाई वर्ग है, उसके आधार पर वहाँ की सत्ता की साझेदारी की समस्या और समाधान के बारे में बताया गया है। बेल्जियम देश में जो 59% आबादी जो है वहाँ की, वो डच भाषा बोलती है। ठीक, और वहाँ की जो 40% आबादी है वो फ्रेंच भाषा बोलती है, और जो 1% की आबादी है वो जर्मन भाषा बोलती है। अब इस भाषाई विविधता से समझिएगा कि कहने का क्या प्रयास हो रहा है। वहाँ की सत्ता में किस तरीके से जो भाषाई वर्ग की जो समस्या है और यही समाधान है, वो किस तरीके से हिस्सेदारी को प्रदान करती है, उसको समझिए। फिर उसके बाद जब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आते हैं, जो वर्तमान में यूरोपीय यूनियन का भी मुख्यालय है, तो जब ब्रुसेल्स में आते हैं तो ब्रुसेल्स में जो 80% आबादी है वो फ्रेंच भाषा बोलती है, और जो 20% आबादी है वो डच भाषा बोलती है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में तो जो डच भाषा बोलने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो वहां की राजधानी है वहां पे डच बोलने वालों की संख्या कम है। लेकिन जब समूचे देश की बात की जाती है तो जो वहां पे संख्या बल है वो डच भाषाई बोलने वाला का समूह ज्यादा है, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का समूह वहां अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब ऐसा जनसमूह, किसी देश का ऐसा जनसमूह जो संख्या में कम हो। किससे कम हो? कोई एक वर्ग हो जो संख्या में ज्यादा हो, उसके आगे उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ठीक, अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो अल्पसंख्यक समूह है, यानी जो फ्रेंच भाषा बोलने वाला समूह है, उसके पास धन, संपत्ति, शिक्षा सब कुछ ज्यादा है। लेकिन जो संख्या में ज्यादा हैं, डच भाषा बोलने वाले समूह हैं, वो क्या हैं? वो संख्या में ज्यादा तो हैं, लेकिन उनके पास धन भी नहीं है और शिक्षा भी नहीं है। ऐसे में अगर जो उस देश में सत्ता की साझेदारी समान रूप से बनाई जाए तो कैसे? इसी संबंध में वहां पे जो विचार विमर्श था वो विवाद का रूप ले चुका था। समय था 1950 से 1960 के दशक का। होता क्या है कि डच भाषाई समूहों और फ्रेंच भाषाई समूहों में एक द्वंद्व छिड़ जाता है, यानी झगड़ा छिड़ जाता है, और यह झगड़ा खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है, जो एक दशक तक चला। दशक का मतलब 10 साल तक चला। अच्छा, अब यहां पे आप अपने विवेक से स्वयं सोचिए कि ये जो देश है, यहां पे विभिन्न वर्ग समूह जो है, जो भाषाई वर्ग समूह है, उसमें संतुलन बैठाते हुए किस तरीके से देश में सत्ता की साझेदारी की जाएगी। विवाद होता है, 10 साल तक चलता है। विवाद को शांत करने के लिए जो उस देश के बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वो आगे आते हैं, जो नेता होते हैं वो आगे आते हैं, और उन सभी ने अपने समान प्रयास के माध्यम से वहां पे जो सत्ता है, यानी देश को चलाने की जो शक्ति है, उस शक्ति का बंटवारा जो है वो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और निम्न वर्ग, इन तीनों समूहों में बांट के किया।
जब इन तीनों समूहों में बांट के किया और इस संतुलन को ऐसा बैठाने की कोशिश की कि कोई एक विशेष भाषाई वर्ग समूह ये न कहे कि उसी के पास शक्ति रहेगी और कोई एक भाषाई अल्प वर्ग समूह ये न कहे कि उसे शक्ति का कोई हिस्सा नहीं दिया गया। इस दोनों संतुलन को बैठाने का जो प्रयास था वो वहां की सत्ता को चलाने में प्रमुख योगदान देता। इसलिए जो वहां के बुद्धिजीवी और नेता थे उन्होंने सभी को समान रूप से संतुलन प्रदान किया और सत्ता में सभी की साझेदारी सुनिश्चित की। एक और उदाहरण हम लेते हैं एक और देश के माध्यम से। हमारे पड़ोस में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्र, हिंद महासागर का जो हिस्सा है, वहां पे हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। प्राचीन काल से ही श्रीलंका और भारत के रिश्ते को हमें बताना नहीं है। रामायण के माध्यम से हमने राम और रावण की कहानियां बहुत पढ़ी हैं, बहुत सुनी हैं। और उसके बाद जो प्राचीन भारत का राजवंश है, चोल राजवंश, जिस पे हाल ही में अभी एक पिक्चर बनी है जिसका नाम है PS1, पोन्नियन सेल्वम नाम की जो पिक्चर बनी है जो चोल राजवंश की विजय गाथा को बताता है, उस पिक्चर में भी श्रीलंका के भारत से क्या संबंध थे उसके बारे में बताया गया है। पोन्नियन सेल्वम एक महान तमिल लेखक जिनका नाम था कल्कि कृष्णमूर्ति, उनकी रचना के 22 भाग जो थे उसी में से एक भाग पे अभी ये पहले भाग पे पिक्चर बनाई गई। पोन्नियन सेल्वम का मतलब होता है कावेरी का बेटा, यानी कावेरी में जन्मा एक चोल राजा जो उत्तर में गंगा नदी के क्षेत्र तक अपने राज्य का विस्तार करता है। ठीक, और उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न समुद्री देशों को जीतता है। इसी की ये पूरी कहानी है। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि हमारा श्रीलंका के साथ आधुनिक संबंध ही नहीं है बल्कि प्राचीन समय से ही संबंध है। अब आते हैं मुद्दे पे। हमें समझना है सत्ता की साझेदारी को। श्रीलंका भारत के 1 साल बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। आजादी के बाद से ही वहां एक समस्या ने जन्म लिया। समस्या वो ऐसी थी कि जो श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी थी वो सिंहली थी, सिंहली भाषा बोलने वाली थी और बौद्ध धर्म को मानती थी, और जो वहां अल्पसंख्यक आबादी थी वो तमिल भाषा बोलने वाली और अधिकांश हिंदू धर्म को मानने वाली थी। अब समस्या ये हुआ कि बौद्ध धर्मावलंबी जो सिंहली लोग थे उन्हीं की सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा रही और उन्होंने अपने प्रयास से 1956 में वहां पे एक ऐसा कानून लाया जिसके तहत जो वहां पे तमिल है, जो अल्पसंख्यक वर्ग समूह है, उसकी वहां सत्ता में हिस्सेदारी बहुत कम कर दी गई या एकदम खत्म कर दी गई और शिक्षा में, राजनीति में उनका प्रवेश करना और उनका आना वर्तमान में और भविष्य में दोनों में मुश्किल कर दिया गया। ये तो एक गलत व्यवस्था थी जो ये बताती थी कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग को दबा रहा है, उसके अधिकारों को छीन रहा है। ऐसे में वहां पे सत्ता की साझेदारी कैसे की जा सकती है? समस्या बहुत गंभीर हो गई। अपने अधिकारों की मांग करते हुए तमिलों ने वहां पे आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन की रूपरेखा 1976 में आते आते बड़ी ही क्रांतिकारी और उग्रवादी रूप ले चुकी थी और उसी में उनका एक नेता उभर के आता है। ठीक, एक नेता उभर के आता है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। उस नेता का नाम है वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण। तमिलों का नेता वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण नाम का नेता उभर के आता है। 1976 में इसने एक बड़ा ही क्रांतिकारी और आतंकवादी संगठन बनाया जिसको लिट्टे के नाम से पूरी दुनिया जानती है। लिट्टे का मतलब होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यह इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन था कि दुनिया में मानव बम का सबसे पहले प्रयोग इसी आतंकवादी संगठन ने किया था और इसी ने अपने आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से, अपने मानव बम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करा दी थी।
इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनके मानव बम के हमले में मार दिया गया। खैर, हम श्रीलंका में चलते हैं। श्रीलंका में जो तात्कालिक स्थिति थी, प्रभाकरण जो है एक तेज तर्रार और क्रांतिकारी नेता बन के उभरा। किनका? तमिलों का। प्रभाकरण जो था वो भारतीय क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब उनको मानने वाला था। उसने अपने ऑफिस के चैम्बर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी सी फोटो लगा रखी थी और उनके आदर्शों और उनके तरीकों को जो है फॉलो करते हुए वो अपने देश के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ने की बात करता था। प्रभाकरण बहुत ही पढ़ा लिखा और योग्य आदमी था, लेकिन उसका तरीका जो था वो उसे मतलब एक उग्रवाद और आतंकवाद के रास्ते पे ले गया। खैर, हम अब आते हैं तमिलों की समस्या पे। ये इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन होता है कि इसने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या तक कर दी। श्रीलंका की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब पूरे श्रीलंका देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई। 1976 के बाद स्थिति बड़ी ही भयावह हो गई। इसने अपनी सेना में तमिल युवकों को भर्ती किया, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया और आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित किया और उन्होंने खुले रूप से श्रीलंका की सरकार को चुनौती दिया और श्रीलंका की सेना के ऊपर भयंकर हमले किए, श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्याएं की। यह सिलसिला लगातार जारी था। भारत सरकार ने भी श्रीलंका में इस गृहयुद्ध की स्थिति को रोकने के लिए वहां पे अपनी शांति सेना भेजी। राजीव गांधी ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी, यानी भारत ने अपनी सेना वहां पे भेजी और इस शांति सेना का परिणाम यह हुआ कि शांति के नाम पे ये लिट्टे के समर्थकों और उन तमिल उग्रवादी समूहों के सैनिकों को ये मारने लगे, भारतीय सैनिक, जिसके चलते जो लिट्टे था उसने भारतीय सैनिकों को अपना दुश्मन समझ लिया और बहुत सारे भारतीय सैनिक जो है इस शांति मिशन में श्रीलंका में मारे गए। फिर इसने भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का प्लान बनाया और मानव बम के माध्यम से तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या करवा दी। इस भयंकर विभीषिका पूर्ण हत्या से पूरा देश दहल गया और लिट्टे ने अपनी ताकत के माध्यम से पूरी दुनिया को मानव बम का प्रयोग करना और वो कितना खतरनाक है इससे परिचित कराया। इस तरीके की स्थिति के बाद भारत सरकार में सरकार बदल चुकी थी, राजीव गांधी मर चुके थे और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वहां से शांति सेना को वापस बुला लिया जाता है। खैर, ये तो हो गई राजनीतिक घटना। अब आते हैं वहां की जो राजनीतिक समस्या है, वहां पे सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। ये लड़ाइयों का दौर चलता रहता है और समय आता है 2009 का। 2009 में श्रीलंका सेना के सैन्य अभियान में वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण मार दिया जाता है और इसी के साथ लिट्टे नाम के इस खतरनाक आतंकवादी या ये कहिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक समूह का अंत हो जाता है। लिट्टे इतना खतरनाक था कि दुनिया में यह पहला आतंकवादी संगठन था जिसके पास खुद की नौसेना, वायुसेना और थल सेना थी। जो श्रीलंका के उत्तर का हिस्सा था, श्रीलंका के उत्तर और पूर्व का हिस्सा था, उसे जाफना बोलते हैं। जाफना प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। पूरे जाफना प्रायद्वीप पे लिट्टे की सरकार चलती थी। प्रभाकर वहां का राष्ट्रपति था। दुनिया के बहुत सारे देश गुपचुप तरीके से लिट्टे की मदद करते थे। 2009 में वेल्लुपिल्लई प्रभाकर के मारे जाने के बाद वहां पे सत्ता की साझेदारी में संतुलन की स्थिति दुनिया के लोकतांत्रिक सरकारों के सहयोग से बननी शुरू हो गई। दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों ने दबाव बनाया कि आप तमिलों को उनका अधिकार दीजिए, शिक्षा में, राजनीति में, और जिन क्षेत्रों में ये पिछड़े हैं वहां इनको मौके दीजिए। भारत सरकार के सहयोग से भी वहां पे बहुत सारी परियोजनाएं तमिलों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं और उसके बाद तमिलों को शिक्षा में, राजनीति में समान अधिकार देने के लिए जब लोकतांत्रिक देशों का दबाव पड़ा तो
तो श्रीलंका की सरकार ने आश्वासन दिया और बहुत हद तक प्रयास किए, और इसी के चलते वहाँ पे जो शांति स्थापित हो पाई है वो शायद इसी संतुलन बनाने के प्रयास के चलते ही हो पाई है। हमने आपके पास दुनिया के 2 देशों का उदाहरण रखा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं अपने देश के दृष्टिकोण से कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। हमारे देश में 2 तरीके की पार्टियां हैं। एक पार्टी है यूपीए, ठीक, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसका नेता कांग्रेस पार्टी है। और उसके बाद है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसका नेता भाजपा पार्टी है। भाजपा के सत्ता में आने से पहले हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसमें विभिन्न पार्टियों का समूह था। हमारे देश में सरकार चलाने के लिए संसद में 272 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन 272 सीटें कांग्रेस के पास अकेले नहीं थीं। तो उसने 272 के जादुई आंकड़े को प्राप्त करने के लिए भारत के जो विभिन्न क्षेत्रीय दल हैं, जो विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के दल समूह हैं, उन सभी का सहयोग लेते हुए एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए। और यूपीए की सरकार बनी। यूपीए की सरकार बनी यानी सत्ता बनी। अब सत्ता में जो साझेदारी थी वो देखिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और वर्ग समूहों की बनी। जैसे उस सत्ता में सहयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रीय वर्ग समूह थे, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां थीं, कुछ क्षेत्रीय अल्पसंख्यक वर्ग समूहों से बनी हुई राजनीतिक पार्टियां थीं, जिसके चलते ये सत्ता में साझेदारी देते हुए और देश का नेतृत्व कर पाए। देश का नेतृत्व इसी प्रकार कर पाए क्योंकि सत्ता में सभी की हिस्सेदारी थी। ऐसा नहीं था कि सर्वे सर्वा कांग्रेस पार्टी ही थी, ऐसा नहीं था। जो विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रीय वर्ग समूह थे, इन सभी के सहयोग से 272 का आंकड़ा पूरा कर दिया गया और सभी को जो सत्ता बनी यानी जो सरकार बनी, सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया गया। जैसे यूपीए की सरकार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। अब क्या वो जनता दल पार्टी के नेता थे, तो जनता दल की पूरी ही सरकार थोड़ी नहीं थी। जनता दल के लोग अल्पसंख्यक थे, यानी उनके पास अल्पमत था, थोड़ा मत था, थोड़े सांसद थे, लेकिन उनके भी सहयोग से सरकार बनी, यानी सत्ता में उनकी साझेदारी हुई। भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां पे विभिन्न भाषाई वर्ग समूह है, विभिन्न धार्मिक समूह है और विभिन्न तरीके की राजनीतिक पार्टियां हैं। सभी को समाज में समान अधिकार हैं। जो पिछड़े हैं उनको भी अधिकार दिए गए हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। जो और पिछड़े हैं उन्हें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग समूहों का दर्जा दिया गया है। ऐसे राजनीतिक वर्ग समूह है और सामाजिक वर्ग समूह है। सभी को समाज में समान स्थान दिया गया है, राजनीति में भी समान स्थान दिया गया है। सरकार बनाने में या सत्ता प्राप्त करने में सभी का समान सहयोग है। ठीक, अब जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जनता किसी अपना बहुमूल्य वोट देती है, किसी सरकार के रूप में चुनती है, लेकिन सभी को समान अधिकार है। इस पूरी व्यवस्था को सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अब आते हैं, हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, उनके माध्यम से इसे आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे आपकी किताब में एक शब्द है दबाव समूह। जब कोई किसी विशेष पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार के फैसलों के खिलाफ या सरकार के किसी गलत फैसले के खिलाफ उसी संसद में एक विपक्ष की पार्टी होती है जो अपने नेता के माध्यम से सरकार के फैसलों पर दबाव बनाती है या सरकार पर दबाव बनाती है, इसलिए उसे दबाव समूह कहा जाता है। अब वो फैसले किसी प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक शब्द आता है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न छोड़ देता हूं आपके ऊपर, आप उसका उत्तर देंगे। ठीक, और देखिए, जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी चीजें बताई जा रही हैं, उनको आप अवश्य पढ़ें और उनका रिवीजन करते रहें। कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको बताना है।
लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? ठीक। उसके बाद बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में कौन सा भाषाई वर्ग बहुसंख्यक था? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम की गई? ठीक। भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह, यानी बहुसंख्यक सामाजिक समूह क्या कहा जाता है? उसके बाद भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? कितनी भाषाओं को? उसके बाद आपको यह बताना है श्रीलंका कब आजाद हुआ था। ठीक। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे और वीडियो को रिवाइज करके बार बार सुनेंगे। कोई क्वेश्चन अगर जो आपको डाउट होगा या कोई समस्या होगी तो आप अवश्य पूछेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।